हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक का नाम है लैंड यूटिलाइजेशन। कि लैंड यानी जमीन जिस पे हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, किन किन फॉर्म में लैंड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो लैंड है, इंडिया के जो हिस्से में टोटल लैंड आती है पूरे वर्ल्ड की, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टोटल वर्ल्ड में जितनी जमीन है यानी धरती पे टोटल जो जमीन है उसका मात्र 2.4 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2.4% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के हिस्से में आता है। वहीं पे पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो लगभग 18 से 19% पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में इंडिया आके उस पायदान पे खड़ा होता है। यानी जमीन के मामले में सिर्फ और सिर्फ 2.4% लैंड को कैप्चर करता है इंडिया। अपने मतलब भारत के नक्शे की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में तो सिर्फ 2.4 लैंड भारत में है। और पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 18 से 19% मतलब पूरे विश्व में अगर लोग 100 लोग हैं तो उसमें से 18 से 19 लोग सिर्फ इंडिया के। यानी कि ये आप बात समझ पा रहे होंगे एक कंपैरिजन के साथ कि लगभग अगर जमीन के मामले में बात किया जाए तो 2.4% जो जमीनी हिस्सा है टोटल वर्ल्ड में भारत का। और वहीं पे पॉपुलेशन की बात करें तो 18 से 19% पॉपुलेशन को कवर देती है इंडिया। तो उस इंडिया में किस प्रकार से लैंड को यूटिलाइज किया जाता है उसको हमने पिछले सेशन में पढ़ा था और आज उसको हम डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत में टोटल जमीन है उसका लगभग 43% टोटल जो एरिया है वो आपका प्लेन एरिया है यानी समतल मैदान है। वहीं पे 30% जो लैंड है कवर्ड बाय माउंटेन्स है, जिसपे माउंटेन्स जो होते हैं एग्जिस्ट किया करते हैं 30% एरिया पे। और वहीं पे बाकी बचे 27% की बात करें तो उस 27% हिस्से पे प्लेट्यू एग्जिस्ट किया करते हैं। यानी भारत की अगर 100% जमीन की बात करें तो 100% में 43% लैंड पे खेती या समतल मैदान है, सीधा समतल मैदान है। और वहीं पे 30% जमीन पे माउंटेन्स एग्जिस्ट किया करते हैं। 27% यानी 27% लैंड पर प्लेट्यू यानी पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का सिस्टम है। और इसके बाद तो किस तरीके से आखिर हम यूटिलाइज करते हैं उस लैंड को, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ना है, उन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। आई होप आप टॉपिक को समझ पा रहे होंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बात करें लैंड की तो लैंड एक प्रकार सा हमारा नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। रोड के फॉर्म में, घर के फॉर्म में, खेती के लिए अलग अलग फॉर्म में हम जो लैंड को यूटिलाइज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। लैंड रिसोर्स जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है उसको हम अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग फॉर्म में यूज करते हुए देखने को हम लोग मिलते हैं और हम अलग अलग फॉर्म में यूज भी करते हैं। जैसे कि पहला क्या है? फॉरेस्ट, यानी वो लैंड जो फॉरेस्ट के फॉर्म में यूज होती है यानी जंगलों के रूप में हम इसको जानते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी जमीन जिसपे जंगल्स हैं, जिसपे क्या है? जंगल, यानी कुछ जमीन ऐसे हैं जिसपे जंगल एग्जिस्ट किया करते हैं। दूसरा चीज लैंड जो कि नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन की यानी खेती बाड़ी के लिए योग्य नहीं है। जैसे कि पहला वो जमीन जो बैरन हो और या तो वेस्टलैंड हो। बैरन मतलब बंजर, मतलब जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो ही ना हो, जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, जिससे कि उस पर खेती ही ना हो, ऐसे लैंड को हम लोग बैरन लैंड बोलते हैं या फिर हम उसको वेस्टलैंड बोलते हैं। तो ऐसी जमीन जिस पे खेती न करने योग्य, मतलब ऐसी जमीन जो खेती करने योग्य न हो, जैसे कि आपकी बैरन और वेस्टलैंड। और दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए हो, मतलब जिसपे खेती ना हो सके। जैसे कि आपके बिल्डिंग जिस पे बन गए हों, रोड जिस पे बन गए हों, फैक्ट्री जिस पे स्टेब्लिश हो गई हों और भी बहुत सारी चीजें। यानी कि ये सभी जमीनें, मतलब इन सभी जमीनों का ऐसा हम कह सकते हैं कि ये अनकल्टिवेटेड है, मतलब इस पे हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ये सभी जमीनें जिस फॉर्म में यूज की जा रही हैं तो उस फॉर्म में यूज की जाने की वजह से हम उसका कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन जमीनों पे बिल्डिंग्स बन गए हैं, उन जमीनों पे रोड्स बन गए हैं, उन जमीनों पे फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई हैं, या फिर वो जमीनें क्या हैं? बैरन है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से उस पर कल्टीवेशन के कार्य नहीं हो सकते, खेती बाड़ी के काम नहीं हो सकते। तो आई होप आप जो है इन दोनों फॉर्म
मतलब लैंड का जो दोनों फॉर्म में यूज हम लोग कर रहे हैं, पहला या तो जंगल के रूप में, दूसरा क्या है ऐसी जमीन जिसपे खेती न हो रही हो, जैसे कि वो जमीन या तो बैरन हो या तो वेस्ट हो, या फिर वो जो उस जमीन पे रोड बन गए हो, बिल्डिंग बन गए हो, फैक्ट्रीज बन गई हो, ऐसा कुछ मामला। तो उन सभी जमीनों पे कल्टीवेशन नहीं हो सकते, यानी हम उसको बोल सकते हैं क्या कि लैंड दैट नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तीसरी प्रकार की बात करें, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है इसको भी लोग समझेंगे, जिसको हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं या फिर बोलते हैं परती भूमि। अभी परती भूमि को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिखा है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। एक तो हो गया ऐसी जमीन जिस पे कल्टीवेशन के कार्य नहीं हो सकते हैं, और एक और भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी कृषि योग्य न, मतलब कि कृषि के काम में न आने वाली भूमि, जैसे कि ऐसी भूमि जिसपे क्या बन गया हो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। वे सभी जमीनें जिसपे परमानेंट के लिए क्या कैटल्स के लिए, जानवरों के लिए चारागाह बना दिए गए हैं, पशुओं के चरने के लिए चारागाह बना दिए गए हैं, और ग्रेजिंग लैंड बना दिया गया है, पैस्चर बना दिया गया है। दूसरा ऐसी लैंड जो मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रुप्स, जिसपे कि विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उग गए हों, जो खेती वाले पेड़ पौधे नहीं है फिर भी उगने की वजह से उन सभी जमीनों पे आपका कल्टीवेशन का काम नहीं हो सकता। तो ये भी है जमीनें ही हैं, लेकिन इस पे भी खेती के कार्य नहीं हो रहे हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। दूसरा लास्ट अगला जो है कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और भी कुछ जमीनें हैं जो 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स यानी 5 कृषि वर्ष यानी लगभग 5 साल से अधिक हो गया हो। क्या लिखा है? मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 5 साल से अधिक ऐसी जमीन जिसपे खेती न हो रही हो, तो उसको बोला जाता है कल्चरेबल। मतलब कल्चरेबल तो है लेकिन वेस्टलैंड है, जिसको छोड़ दिया गया है, लगभग लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब वो उस पर खेती नहीं हो रही है 5 साल से अधिक समय तक 5 साल से अधिक समय तक उस पर खेती नहीं हो रही है। उसको देखिए कल्चरेबल तो है लेकिन उस पर 5 साल से अधिक समय हो गया है और उस पर खेती नहीं हो गई है, तो यानी वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में आएगा। तो हमने पढ़ा ऐसी जमीन जिसपे जंगल हो यानी जंगल के फॉर्म में यूज कर रही हो। कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कि कल्टीवेशन के योग्य नहीं है, जैसे कि बैरन और वेस्टलैंड, और जिसपे बिल्डिंग बन गई हो, रोड बन गए हो, फैक्ट्रीज बन गए हो। तीसरा पॉइंट। इसके बाद और भी प्रकार की जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसी लैंड्स हैं जिसपे परमानेंट पैस्चर बना दिया गया है, ग्रेजिंग लैंड बना दिया गया है, पशुओं के चरने के लिए चारागाह बना दिया गया है, और भी ऐसी लैंड जिसपे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो क्या है उग गए हैं, तो उस पर भी खेती नहीं हो रही है। और भी ऐसी जमीन जिसपे कल्टीवेशन के योग्य तो है लेकिन उस पर 5 साल से लगभग जो है 5 साल से उस पर खेती नहीं हो रही है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। किस में रखा गया? कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। अब हम समझते हैं फैलो लैंड के बारे में कि फैलो लैंड क्या होता है। फैलो लैंड की अगर बात करें तो जिसको हम लोग परती भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परती भूमि। अब ये परती भूमि क्या होती है? इसमें 2 कैटेगरी कर दिया गया, एक करंट फैलो और एक कर दिया अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो क्या होता है? जो जमीन लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 आर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, वह जमीन जो एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर्स तक खेती जिस पे नहीं हो रही, मतलब लगभग 2, 4, 6 महीने 8 महीने खेती जिस जमीन पे नहीं हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट फैलो। क्या बोलते हैं? करंट फैलो लैंड्स। और वो जमीन अदर देन करंट फैलो जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी वो जमीन जो 1 से 5 साल तक लगभग क्या कर दी जाए? छोड़ दी जाए। 5 साल से ज्यादा नहीं, 1 से 5 साल तक छोड़ दी जाए, तो उसको बोला जाता है अदर देन करंट फैलो लैंड। इसके बाद लास्ट आपका है नेट सोन एरिया। जो नेट सोन एरिया है इसको हम लोग समझते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? मतलब कुल मिला जुला के जिस पे खेती बोई जाने वाली जो क्षेत्र है, जिस पे फसलें उगाई जाती हैं, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मतलब कि द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, वह जमीन का वो हिस्सा जिसमें क्रॉप्स आर सोन, जिसपे फसलें क्या हो बोई जाए, और मतलब
आप समझिए वो सभी जमीन जिस पे फसलें हमेशा क्या हो, हर साल दर साल क्या हो, बोई जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट सोन एरिया। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर, वह क्षेत्र जो एक साल में एक से अधिक बार क्या होते हैं, जैसे कि रबी क्रॉप भी बोई जाए, खरीफ क्रॉप भी बोई जाए, जायद क्रॉप भी बोई जाए, एंड प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, इसको मुझे आपको समझाना है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। एक होता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, और एक होता है ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा। नेट सोन एरिया जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है लगभग 10 बीघा जमीन है या 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, 10 हेक्टेयर जमीन है, इस पे आपने खेती कर दिया, कुछ बो दिया, तो उसको बोलते हैं लोग नेट सोन एरिया कि हमने 10 हेक्टेयर क्या कर दिया, बो दिया, एक साल में एक फसल आपने उगा लिया। लेकिन उसी जमीन पे आपने पूरे साल में तीनों फसल उगा दिया, जैसे रबी क्रॉप भी आपने उगा दिया, खरीफ क्रॉप भी आपने उगा दिया, जायद क्रॉप भी आपने क्या कर दिया, उगा दिया। तो आपने उसी 10 बीघे को 3 बार यूज किया, एक बार रबी क्रॉप के लिए, एक बार आपने जो खरीफ क्रॉप के लिए, एक बार आपने जायद क्रॉप के लिए, यानी वो जमीन आपकी कितनी हो गई, लगभग 30 हेक्टेयर हो गई। यानी अब ये जो 30 हेक्टेयर है ये आपका कहलाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया क्या होता है कि जमीन टोटल कितनी है, 10 बीघे, तो 10 बीघा आपका नेट सोन एरिया कहलाता है। लेकिन उसी 10 बीघे पे 3 फसल उगाई जाए तो उन तीनों फसल के जो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा वो 30 बीघे कहलाएगा, यानी 30 हेक्टेयर कहलाएगा। तो आई मीन आप जो है लैंड यूटिलाइजेशन के सभी एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे कि नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। इसी के साथ हमारा लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है कि लैंड जो है इन फॉर्म में यूटिलाइज होते हुए देखने को मिलती है। इसके बाद इसके पैटर्न को भी हम देखेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।